हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडर बोरोड स्काई। ये इस फैन फिक्शन का सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है और सेकंड पार्ट देखने के लिए आया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना फीडबैक मुझे दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, मुझसे मिस्टेक कहाँ हो रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आप लोगों को स्टोरी पसंद आ भी रही है कि नहीं। जो भी हो, ये लास्ट पार्ट है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे फीडबैक देंगे, ताकि मैं जान पाऊँ कि मुझे नेक्स्ट स्टोरी कैसे लानी है, कहाँ मैं मिस्टेक करती हूँ, कहाँ मुझे सुधारना चाहिए। तो चलिए हम अपने फैन फिक्शन को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट वहाँ ख़त्म हुआ था जहाँ पे विंग अपनी शादी के मंडप में था। विंग और मार्लो की शादी थी, लेकिन वो लोग अपनी शादी के वाउस ले पाते उससे पहले ही विंग की पूरी बॉडी काँपने लगी थी और वो वही गिर गया था। मार्लो देख पाया था कि विंग की मुँह से ब्लड निकल रहा है और विंग कितनी बुरी कंडीशन में है। और तभी हीलर को बुलाए जाने के बाद पता चलता है कि विंग ने पॉइज़न लिया है और विंग की पूरी बॉडी में पॉइज़न फैल चुकी है। अभी विंग के कमरे के बाहर वांगजी खड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं था और ना ही उसकी औकात थी कि वो विंग के कमरे के अंदर बिना बोले जा सके, विंग से मिल सके, विंग किस हालत में है वो देख पाए। वांगजी ठीक विंग के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और एक टक विंग के गेट को घूरे जा रहा था। अंदर बहुत सारे रॉयल हीलर्स थे जो विंग के चारों तरफ विंग को घेर रखे थे और विंग का ट्रीटमेंट कर रहे थे। जितना जल्द हो सके विंग की बॉडी से पॉइजन निकालने की कोशिश कर रहे थे और जितना जल्दी हो सके विंग को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ थोड़ी देर पहले माहौल इतना ज़्यादा अच्छा था, लोग खुश थे, एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। वो लोग खुश हो रहे थे ये सोच के कि उनके प्रिंस का आज शादी है, वो भी इतना बड़े राज्य के प्रिंस के साथ, मार्लो वेनम के साथ। वही उनके किंग को इस हालत में देख के पूरे चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया था। सारे लोग शोक में चले गए थे। किसी को नहीं पता था कि अगले ही मौके में उन्हें क्या सुनने को मिलेगा। प्रिंस ठीक है कि नहीं पता नहीं, किसी के कानों तक कोई भी खबर नहीं पहुंचाया गया था। विंग का ट्रीटमेंट कुछ समय से चले जा रहा था। वो समय कैसे 1 से 2 दिन और 2 से 3 दिन में पसर गया था, किसी को नहीं पता। अभी 3 दिन हो चुके थे। लोग बहुत बाहर आ रहे थे ये जानने के लिए कि विंग का सिचुएशन कैसा है, लेकिन राजमहल से कोई भी बात बाहर तक नहीं जा रहा था। बस उस महल के 4 दीवारों के बीच में ही था कि असल में क्या-क्या चल रहा है वहाँ। वही हमें विंग की कमरे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग के गेट के बाहर खड़ा हुआ था अपनी पोज़ीशन में, जो असल में वांगजी का ही जगह था। वांगजी को भी ये चीज़ पता है। खैर जो भी हो, अभी वांगजी गेट के बाहर तो खड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही डेस्परेट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ईगर लग रहा था। उसके आईबॉल बार-बार मूव कर रहे थे और वो गेट के बाहर से बस अंदर अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज उसने सुना था कि विंग का होश आ चुका है। उसने मूवमेंट किया है एंड शायद उसने थोड़ी बहुत बातें भी की है। क्या बातें की है वांगजी को नहीं पता और वांगजी को जानना भी नहीं है। वांगजी वांगजी बस इतना जान के खुश है कि विंग को होश आ चुका है, मतलब पॉइज़न उसकी बॉडी से निकल चुका है और अब शायद विंग अभी ठीक होने भी वाला है। लेकिन वांगजी को असल में नहीं पता कि विंग अभी किस कंडीशन में है। जितना उसने हीलर के मुँह से सुना है और मेड के मुँह से सुना है, सर्वेंट के मुँह से सुना है, उतना ही वो बता सकता है, उतना ही वो जान सकता है। वो अभी भी अलाउ नहीं है विंग के रूम में जाने के लिए, उसे देखने के लिए। इस वजह से वांगजी नहीं जा पा रहा है विंग के पास। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है। वो बार-बार ताक झाँक करने की कोशिश कर रहा है। तभी वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ लोगों के विंग के कमरे की तरफ आने की। वांगजी फिर से सीधा खड़ा हो जाता है अपनी पोज़ीशन में। तभी वो देखता है क्वीन अपने को सर्वेंट के साथ विंग के कमरे की तरफ आ रही थी। तभी विंग के कमरे के सामने आते ही क्वीन खड़ी हो जाती है। उनके जितने भी बाकी सर्वेंट्स थे वो सामने से हट जाते हैं, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं थे। क्वीन बस मारिया के साथ विंग के कमरे के अंदर जाती है। अंदर ही जाने के साथ ही अंदर जो 2 हीलर विंग का देख रेख कर रहे थे, उन दोनों को बाहर भेज देते। उन्हें विंग के साथ कुछ पर्सनल टाइम बिताना था। कुछ मिनट के अंदर ही मारिया भी उन हीलर्स के साथ बाहर आ जाती है और लाइन दे के विंग के रूम से थोड़ी सी दूर में खड़ी हो जाती है। वांगजी अभी भी वही खड़ा हुआ था। विंग के रूम में जाते ही क्वीन एक टक अपने बेटे को देखने लगता है, जो जिसका चेहरा बिल्कुल पील पड़ चुका था, बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे। वो बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा था, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया हो। विंग अभी उसी बेड पे सोया हुआ था, उसी चादर के नीचे। ऐसा लग रहा था कि और कुछ दिनों में ही वो बेड विंग को खा जाएगा। विंग इतना ज़्यादा छोटा लग रहा था उस बेड में। क्वीन कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो धीरे से अपने बेटे के पास ही उसी बेड में बैठ जाता है और अपने हाथों से विंग के बालों को सहलाने लगता है, जैसे कि एक मदर अपने चाइल्ड को प्यार करता है। विंग को जब महसूस होता है कि कोई उसके पास है, कोई उसे टच कर रहा है, विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है
उसे देख के लग रहा था कि वो अपनी आंखों को खोलने में भी स्ट्रगल कर रहा है। वो इतना ज़्यादा वीक दिख रहा था। वो उसकी आंखें खोलते ही उसकी नज़र अपनी मदर पर जाता है, जो बिल्कुल उसके बगल में बैठी हुई थी और उसके बालों को बहुत ही प्यार से सहला रही थी। क्वीन का फेस अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। उनके फेस में जो हमेशा एक रूथलेसनेस, एक हार्डनेस दिखता है, एक शार्पनेस दिखता है, वो अभी नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्टली अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। तभी अपनी मदर को अपने पास देखते विंग की आंखों से आंसू लुढ़क के उसके गालों से नीचे बह जाता है और धीरे धीरे आंसू से उसके कानों के पीछे जो बाल थे वो भीगने लग गए थे। जो देखने के साथ ही क्वीन अपने हाथों से विंग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग माय स्वीटहार्ट, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मदर यहाँ है। तुम तुम रो क्यों रहे हो मेरा बेटा? ऐसा कहते हुए वो विंग की आंखों के आंसू को पोंछने लगा। वांग जी जो गेट में खड़ा हुआ था, उसको क्वीन की बातें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, क्योंकि मैरी जब निकली थी तब उसने गेट को कम्प्लीटली लॉक नहीं किया था, उसने हल्का खुला छोड़ दिया था। एंड अभी वांग जी को क्वीन की बातें सुनाई दे रही थी। उसे अंदर उसे क्लियरली तो सब सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीमी धीमी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जहाँ क्वीन विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था और उनकी बातों से इतना समझ आ रहा था कि विंग शायद अभी रो रहा है। वांग जी के हाथ में बहुत पेन हो रहा था, ये सोचते हुए कि विंग अभी कितना ज़्यादा मेजरेबल कंडीशन में है। वो अभी उस हालत में है जिस हालत में शायद कोई खुद को ना देखना चाहे। एक ऐसी हालत जहाँ पे ना वो जी पा रहा है और ना ही वो मर पा रहा है। मरने की कोशिश कर रहा है, फिर भी पूरी कायनात उसे मरने भी नहीं दे रहा है। क्वीन जो धीरे से विस्पर करते हुए विंग से बातें कर रही थी, तभी वो विंग के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, "श्श, बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। अगर अभी रो लिया तो बात के लिए आंसू कब बचेंगे?" ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। जो उनका एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले सॉफ्ट और जेंटल था, वो बिल्कुल शार्प हो चुका था और वो विंग की तरफ शार्पली देख रही थी। तभी वो विंग के फेस के सामने से झुकी हुई थी, वो अपने फेस को सीधा करता है और विंग की तरफ शार्पली देखते हुए कहता है, सच में तुम्हें हिम्मत तो बहुत है। जब उस दिन तुम मेरे पास आए थे और रोते हुए बोल रहे थे, क्वीन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता, उस टाइम पे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मर भी जाओ फिर भी तुम्हें किंग वेनम के बेटे से ही शादी करना होगा। और देखो तुमने मरना प्रेफर किया। सच में तुम में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन इस हिम्मत को कहाँ दिखाना है बस उतना ही नहीं पता। शायद तुमने भी सोचा नहीं होगा ना कि तुम इतनी स्ट्रांग पॉइजन खा के बच जाओगे। मैंने भी नहीं सोचा था, और अभी मुझे सच में फिक्र हो रहा है कि काश तुम उस पॉइजन के असर से मर ही जाते, तो फिर तुम्हारी इस लापरवाही के कोइंसिक्वेंसेस जो होगा वो सब तुम्हें भुगतना नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा, जहाँ विंग की फेस देख के बताया जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है, वो कितना स्कैर्ड है अपनी मदर से, अपनी क्वीन से। तभी क्वीन विंग की तरफ देखती है और विंग एक बिटरली स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो मैं उसे तुम्हारे सामने टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगी। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, अपने स्टेटस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। चाहे मेरे सामने तुम हो या फिर कोई और, मैं कभी भी इन रॉयल फैमिली के स्टेटस को गिरा नहीं सकती, वो भी ये तुम्हारे चीप लवर की वजह से। अगर फिर भी तुम बाज नहीं आए तो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने में भी मेरा हाथ नहीं कांपेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगे, जैसे कि वो सच में अपनी हर एक वर्ड को मीन करती है। विंग उसी बेड पे उठने बैठने की कोशिश करने लगता है। तभी कोई विंग की मदद करते हुए, क्या हुआ, तुम उठ के बैठ क्यों रहे हो? अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे उठ के बैठना नहीं चाहिए स्वीटहार्ट। विंग उठ के बैठ जाता है और अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों से अभी भी कंटिन्यूसली आंसू बहे जा रहे थे। क्वीन विंग के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके बच्चे इस तरीके से रोए, और स्पेशली तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे बहुत बुरा फील करवाता है। तुम्हें पता है ना मुझे मेरे हार्ट में कितना पेन होता है। ऐसा कहते हुए वो अपने हार्ट को प्रेस करने लगा। उसके बाद वो विंग के आंसू को पोंछने लगा। विंग अपनी मदर की तरफ ही देख रहा था। तभी वो अपनी उसी कर्कश और धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। उसे प्लीज़ कुछ मत कीजिए, उसे उसे कुछ नहीं पता है, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता। प्लीज़ मदर ऐसा मत कीजिए। आह माय स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने मना किया ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी आंखों के आंसू ऐसे वेस्ट जाए। तुम्हारी आंखों के आंसू की कितनी कीमत है तुम्हें पता है? ऐसा कहते हुए वो विंग को शांत करवाने लगा, लाइक एक मदर अपने बच्चे को करवा रहा है, अपने एक छोटे से बच्चे को जिसे किसी चीज़ के लिए बहुत बुरा लगा है और उसकी मदर उसे कंसोल कर रहा है। लेकिन विंग को बहुत अच्छे से पता है उसकी मदर के इन
अच्छी स्वीट बातों के पीछे कितना ज़्यादा कड़वाहट छुपा हुआ है। उसके मदर के लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता, चाहे वो उनका प्यार ही क्यों ना हो। उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है वो है रेपुटेशन, और वो अपनी रेपुटेशन किसी भी हालत में गंवा नहीं सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विंग रोते हुए अपनी मदर के उस हाथों को पकड़ लेता है, अपनी मदर की तरफ सामने अपने सिर को झुकाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए प्लीज़, प्लीज़ उसे कुछ मत कीजिए, उसे कुछ नहीं पता है। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, मुझे ख़त्म कर दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि मैं वो था जिसने रूल तोड़ा है, जिसने जिसने अपनी फैमिली की कदर नहीं की और ऐसी हरकतें कर बैठा। मेरे मर जाने के बाद लोग कुछ भी क्यों ना बोले, क्या फ़र्क पड़ता है। बस प्लीज़ आप उसके साथ कुछ मत कीजिए मदर, वो इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता, उसे उसे तो ये तक भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और कभी पता नहीं चलेगा। मैं वादा करती हूँ उसे कभी पता नहीं चलेगा। प्लीज़ मदर, ऐसा मत करना। तभी जो क्वीन विंग की आंखों को पोंछ रहा था, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन इतना सॉफ्ट था, इतना जेंटल था, वो उसके फेस शार्प हो जाता है और उसके फेस में एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, एक कड़वी सी मुस्कुराहट। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, इतना प्यार, उस इंसान के लिए इतना प्यार जो जानता भी नहीं है कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। सच में मुझे यकीन नहीं होता, कभी कभी लगता है कि सच में तुम मेरे ही बेटे हो। हाँ, जो भी हो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम क्या करना पसंद करोगे। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आराम करो मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए वो विंग की फोrehead पे किस करती है और उसे हक कर लेती है। उन्होंने बहुत ही जेंटली विंग को अपने बाहों में कैच कर लिया था। उसके बाद उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, गुड बाय मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए वो फिर से विंग के हेयर में एक जेंटल लास्ट बार के लिए किस करती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। क्वीन की गुड बाय का मतलब विंग को बहुत अच्छे से पता है। डिसाइड कर लो अब तुम्हें क्या चाहिए। वांग जी, जो अभी स्टिल वही गेट के बाहर खड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। अंदर जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था, एक एक शब्द वांग जी को बहुत ही क्लियरली सुनाया गया था। उसे समझ आ चुका था अंदर उन दोनों के बीच जो बातें हुई थी उनका मतलब क्या है। एंड फाइनली वांग जी को रियलाइज़ हो चुका था कि विंग ने पॉइजन क्यों लिया था, और अभी विंग जिस हालत में है उन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार शायद कहीं ना कहीं वांग जी भी है। और ये रियलाइजेशन जब वांग जी के दिमाग में हिट करता है, तब वांग जी, उसके पास तो भी सोचने के लिए दिमाग भी नहीं बचा रहता, क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो गेट जो हल्का खुला हुआ था वो कम्प्लीटली खुल जाता है और अंदर से क्वीन बाहर निकल आता है। वांग जी खुद भी इतना शॉक में था कि उसने नोटिस नहीं किया था कि क्वीन आ चुकी है और उसे अपना हेड बो करना है उनके सामने। लेकिन वो तो अपने ही दिन दुनिया में खो चुका था। क्वीन जो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी कुछ सोचती है और वांग जी की तरफ देखती है। उसने शायद आज से पहले वांग जी को इतनी गौर से नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज नोटिस कर रही थी हर एक चीज़। जहाँ पे वांग जी को उनका एहसास भी नहीं था कि वो वहाँ पे खड़ी है, वे क्वीन हेड टू टो वांग जी को देखे जा रही थी। तभी वो वांग जी की तरफ देखती है और अपनी उसी धीमी और काम टोन में कहता है, तुम तो हमेशा अपने आर्मर में एक रेड कलर का ब्रोच लगा के रखते हो ना, ताकि विंग तुम्हें इजीली पहचान पाए। वो तुमने निकाल दिया? ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखने लगी। तभी वांग जी को रियलाइज़ होता है कि क्वीन उससे बात कर रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, अपने पलकों को झपकाने लगता है। क्वीन को वांग जी का रिएक्शन कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने फुल आर्मर हेलमेट पहन के रखा था। लेकिन क्वीन बता सकता था कि वांग जी, वो शायद क्वीन की बातों को भी ध्यान से नहीं सुना होगा। तभी वांग जी तुरंत अपने सिर को नीचे करता है और धीमी सी आवाज़ में कहता है, माफ़ कर दीजिए क्वीन। क्वीन को समझ आता है कि वांग जी को नहीं पता कि क्वीन ने क्या बोला है। उसने वो बस अपने सिर को नोट कर देती है और वांग जी को एक लास्ट बार देख के वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गया था। विंग के रूम में जो 2 हीलर थे वो विंग की कंडीशन देखकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तभी वांग जी को सुनाई देता है वो दोनों हीलर्स की बात, प्रिंस वो तो ठीक हो रहे थे ना, अचानक से उन्हें क्या हुआ? उनकी तबीयत फिर से खराब क्यों होने लग गई? ऐसे तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग को चेक करने लग गए थे। वांग जी जो बाहर वही खड़ा हुआ था और अंदर से आती हुई उन सारी आवाज़ों को सुन रहा था। वो अपनी मुट्ठी को पीट लेता है। उसे उसे अजीब सी फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे गिल्टी, रिग्रेट, गुस्सा सब कुछ आ रहा था खुद पर। उसके आंखें बिल्कुल ब्लर हो चुका था और आंसू उसके चेहरे पे गिरता जा रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तब से, जब से उसने विंग को रिजेक्ट किया है, विंग को रुलाया है। वांग जी को भी पसंद नहीं है कि विंग उसके लिए रोए। वो विंग का वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद करता है, ना ही रोता हुआ। एंड
उस दिन के बाद से, जब से उसने विंग को दुखा है, उसके दिन के बाद से उसने विंग को फिर से कभी हँसता हुआ नहीं देखा, कभी उसका नाम लेते हुए नहीं देखा, कभी उसके पास, उसके करीब नहीं देखा। और ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा वांग जी को हर्ट कर रहा था। ये फ़ील करवा रहा था कि हाँ, वो गलत है इन सारी चीज़ों में। अगर सबसे ज़्यादा गलती किसी की है तो वो वांग जी। क्या वांग जी इतना ज़्यादा मजबूर था कि वो एक लास्ट बार के लिए ट्राई भी नहीं कर सकता था? क्या सच में विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता? वांग जी के दिमाग में वो ये सारी बातें उस दिन से चलने लगा था, जब से उसने विंग को उस रेड रोब में शादी के मंडप में देखा था। तब उसे फ़ील हुआ था, क्या क्या अभी भी उसके पास टाइम है कि वो भाग के विंग के पास जा पाए, उसे इस शादी से उठा पाए, उसे अपने पास रख पाए, अपने साथ रख पाए और इस पूरी दुनिया से छुपा पाए। लेकिन लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाहे उसके आँखों से आँसू की बौछार लग जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, माहौल उसके हाथ से निकल चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये भी था कि विंग की शादी एक प्रिंस से हो रहा है, ना कि कोई एक गार्ड जिसका कोई वजूद भी नहीं है। उसका तो चेहरा भी किसी को नहीं पता। वो कंप्लीटली कवर रहता है और उसका बस एक ही रूल है, अपने किंग को प्रोटेक्ट करना। वो बिट्रे नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं वांग जी को लगा था कि शायद शायद यही विंग के लिए अच्छा है। वो एक बेटर लाइफ मिलेगा। वो जहाँ पर है वहीं पर ही ठीक है। क्योंकि वांग जी के साथ अगर उसकी ज़िंदगी जुड़ गया तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। पॉजिटिव वे में तो नहीं पता, लेकिन नेगेटिव वे में ज़रूर। इसी वजह से शायद वांग जी के दिल में इतना भी पेन क्यों ना, वो सब कुछ बियर करने के लिए रेडी था, क्योंकि विंग खुश था। अगर अभी खुश ना भी हो तो बाद में जाके विंग खुश रहेगा। विंग बहुत ज़्यादा खुश रहेगा ऐसा सोचते हुए। लेकिन जब उसने विंग को उस कंडीशन में देखा जहाँ पे वो खून से लिपटा हुआ वहीं पड़ा हुआ था, सारे लोग उसे घिरे हुए थे और वांग जी इतना ज़्यादा दूर था, इतना ज़्यादा बेचैन था, इतना ज़्यादा हेल्पलेस था कि वो विंग के पास भी नहीं जा सकता था, बस बस उसकी स्टेटस की वजह से। और ये सब सोचते हुए वांग जी को और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, बुरा फील हो रहा था कि काश काश वो बस एक रॉयल कार्ड ना होता। अभी ये सारी थिंकिंग वांगी को खाए जा रहा था, वांगी को अंदर से खोखला करते हुए जा रहा था, क्योंकि वो उसके पास वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस है कि अभी अभी वो एक बार के लिए विंग के पास भी नहीं जा सकता उसे देखने के लिए वो किस हालत में है, बस एक बार। और और जब उसके कान में हीलर्स के वो सारे वर्ड्स आ रहे थे कि विंग की कंडीशन कितना ज़्यादा वर्स्ट है, एक के बाद एक हीलर्स विंग के रूम में आए जा रहे थे। वो लोग इतने कोशिश किए जा रहे थे, सारे लोग बार बार विंग से मिलने आ रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में विंग की कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। ये सारी चीज़ें वांग जी के दिमाग को खाए जा रहा था, उसका दिमाग ख़राब होता जा रहा था। और नहीं पता, वांग जी बस नहीं बता सकता कि वो क्या फ़ील कर रहा है। अभी वो अपने कमरे में बैठा हुआ है और उसी लाल ब्रोच को देखे जा रहा है, जिस ब्रोच को विंग ने उसे दिया था। उसे बहुत अच्छे से याद है, वो लिटिल 12 साल का विंग, जिसने पहली बार वांग जी को ये ब्रोच दिया था और उसे इस ब्रोच को उसके आर्मर में टक करते हुए बोला था, आज के बाद अगर कभी भी मुझे तुम्हारे आर्मर में ये ब्रोच नहीं दिखाना तो उस दिन देख लेना, मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखा था, जहाँ पे इनोसेंट वांग जी, जो बस 18 साल का था और नया नया इस जॉब में आया था, वो हैरान परेशान विंग को देख रहा था, उसके चाइल्डिश बिहेवियर को देख रहा था। वांग जी को पता है कि विंग ने इसे क्यों लगाया था, क्योंकि वांग जी के यहाँ सारे गार्ड सेम तरीके के कपड़े पहन के रखते हैं। कपड़े तो नहीं, वो फुल आर्मर पहन के रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या है। एंड विंग भी बहुत बार कंफ्यूज हुआ था और वो वांग जी को हमेशा भूल जाता था, उसे समझ नहीं आता था कि कौन वांग जी है, और वो हमेशा गलत गार्ड के पास पहुंच जाता था। इसी वजह से उसने वांग जी को ये ब्रोच दिया था, और ये रेड कलर का ब्रोच वो उसने धमकी दी थी वांग जी को कि इसे वो कभी ना खोले। लेकिन उस दिन उसने ये ब्रोच खोल दिया था, जिस दिन विंग का शादी था। वो बस चाहता नहीं था कि विंग उसे पहचान पाए, और उसे पता है कि अगर शायद विंग उसे पहचान लिया तो उसे सजाए मौत मिल सकता है। हाँ, उसे मंजूर है। पता है ये विंग की चाइल्डिश बातें थी, लेकिन वांग जी को ये मंजूर है। उसे विंग के हाथ मरना भी मंजूर है। वैसे भी विंग को किसी और के साथ, किसी और का अपने आंखों के सामने होता हुआ देखना वांग जी के लिए मौत से भी बदतर है। इससे अच्छा तो विंग के हाथ का मौत ही वांग जी के लिए आरामदायक होगा। एंड अभी वांग जी उसी ब्रोच को देखते हुए एक डिसीजन ले चुका था, एक डिसीजन जो वांग जी के साथ साथ विंग की भी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता था। एंड वांग जी को मंजूर था विंग अभी जिस हालत में है, इस हालत से अच्छा तो विंग की पूरी ज़िंदगी बदल देना, क्योंकि वांग जी अपनी आंखों के सामने विंग को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो ऑलरेडी विंग को कितनी बुरी कंडीशन में देख चुका है, और ये डर उस टाइम पे वांग जी को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था कि शायद उसने विंग को खो दिया। लेकिन जब विंग के उसके पास मौका है विंग को बचाने का, तब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। वो बिल्कुल विंग को उस कंडीशन में नहीं डाल सकता जहाँ पे
विंग उसे छोड़ के बहुत दूर चला जाए, इतना दूर कि उसे विंग की एहसास भी ना हो। नहीं नहीं नहीं, वांग जी फिर से ये रिस्क नहीं ले सकता। एंड इसी वजह से वांग जी ने ये डिसीजन लिया था। अभी वांग जी उस ब्रोच को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में होल्ड करता है और अपने रूम से निकलते हुए फिर से विंग के कमरे की तरफ जाने लगता है। विंग के कमरे के पास पहुंचने के साथ ही वांग जी धीरे से विंग के कमरे के गेट को नॉक करता है, जहाँ पे एक जूनियर हीलर बैठी हुई थी और जो विंग के फेस को साफ कर रही थी। उसके हाथ में एक कपड़ा था, जिस कपड़े को रखते हुए वो गेट के पास जाते हुए पूछती है, कौन है? तभी वांग जी धीरे से लो वॉइस में कहता है, आपको सीनियर हीलर ने बुलाया है अभी। तो सुनते के साथ ही जो जूनियर हीलर थी वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूजिंग वॉइस में कहते हैं, क्या? लेकिन अभी तो मेरा मेरा ड्यूटी का टाइम है। तभी वांग जी उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, नहीं पता, उन्होंने बोला इमरजेंसी है, 2 सोल्जर घायल आए हैं उनके देखभाल के लिए। ये सुनते ही जो जूनियर हीलर थी वो हड़बड़ा जाती है, वो तुरंत ही गेट को ओपन करते हुए कहते हैं, 2 सोल्जर आए घायल, रुको मैं भी जाता हूँ। तभी वो जाने ही वाली होती है कि वो रुक जाता है और मुड़ के वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ अंदर किसी को मत आने देना जब तक मैं किसी को भेज नहीं देता या फिर मैं खुद नहीं आ जाता, ओके? ये सुनते के साथ ही वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है और वो हीलर वहाँ से भागते हुए हड़बड़ी में चले जाते हैं। उस हीलर के जाते के साथ ही वांग जी तुरंत ही गेट को ओपन करता है और उसे अंदर से लॉक कर देता है। एंड जब वो विंग की तरफ देखता है तो उसका दिल एक सेकंड के लिए तो रुक ही जाता है। विंग को इस हालत में वो कभी देखेगा इसका उम्मीद तो वांग जी को भी नहीं था। उसने आज से पहले विंग को इस हालत में कभी नहीं देखा था। उसका पूरा फेस सफ़ेद पड़ चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसकी बॉडी से सारा खून निकाल दिया हो। वो वो ऐसे जिंदा लाश की तरह उस बेड पे पड़ा हुआ था। वांग जी धीमी कदमों में विंग की बेड की तरफ आता है और अपनी कांपते हुए हाथों से विंग की फेस को टच करता है, जहाँ पे किसी का टच महसूस होते के साथ ही, कुछ ठंडा महसूस होते के साथ ही विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपनी थोड़ी सी आंखें ओपन करने में भी। अपने सामने इस इंसान को देखते के साथ ही विंग को एक पल नहीं लगता ये समझने में कि ये इंसान और कोई नहीं, उसका लान वांग जी है, उसका रॉयल गार्ड। विंग विंग की गले सूख चुकी थी। वो अपना मुंह तो ओपन करता है, शायद वो वांग जी को एक बार के लिए बुलाना चाहता था, ये कंफर्म करना चाहता था कि ये वांग जी है। वो अपने हाथ को ढांटने की कोशिश करता है और बहुत देर की स्ट्रगल के बाद धीरे धीरे अपने हाथ को वांग जी के हाथ में रखने के लिए कि जो आर्मर हाथ उसके गालों को छू रहा है वो सच है, वो कोई वहम नहीं देख रहा है, वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है। लेकिन इससे पहले विंग उस हाथ को छू पाता, वांग जी तुरंत ही अपने हाथ को विंग की बॉडी से हटा लेता है और उसे चादर जो विंग के ऊपर लिपटा रखा था, उसे चादर से विंग को अच्छे से कवर करके अपने बाहों में उठा लेता है, जहाँ पे विंग अभी भी स्ट्रगल कर रहा था अपनी पूरी आंखों को खोलने में और वांग जी को देखने में। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि वो देख सके। वो वांग जी का स्मेल को बहुत अच्छे से पहचानता है। इस अल्फ़ा के स्मेल को वो कैसे भूल सकता है, जिस अल्फ़ा से वो इतना प्यार करता है। लेकिन वो किसी तरीके से नहीं खोल पा रहा था, वो इतना कोशिश कर रहा था। विंग को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चाह रहा था बस आखिरी बार के लिए वो इस पर्सन से मिल जाए, कम से कम मरने से पहले एक बार के लिए। लेकिन वो उसके हज़ार कोशिश के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा था और उससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद पे गुस्सा आ रहा था कि अभी अभी उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपनी आँखों को ओपन करके अपने पांची को देख पाए, एक बार बस उसे अपने मुँह से पुकार पाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस इतना महसूस हो रहा है कि कुछ कुछ ठंडापन उसके साथ, कुछ वार्म्थ जो उसे अपने अपने चारों तरफ घेर लिया है और वो अपने यहाँ से कहीं अलग जगह जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है। इससे ज़्यादा विंग को सोच नहीं पा रहा था क्योंकि उसका ब्रेन भी वर्क करना बंद कर चुका था। एंड देन इतनी स्ट्रगल के बाद जब विंग नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, अपनी आँखों को ओपन नहीं कर पाता, तो वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है क्योंकि वो थक चुका था। हाँ, विंग की कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि बस बस इस इंसान को टच करना या फिर उसे अपनी आँखों को ओपन करके देखने में ही विंग की एनर्जी इतना ज़्यादा खर्च हो चुकी थी कि वो बिल्कुल थक चुका था और कम्प्लीटली सेंसलेस हो चुका था। कुछ घंटे के अंदर ही पूरे महल में तहल-पहल मच चुकी थी क्योंकि वेंग नहीं मिल रहा था। जब वो जूनियर हीलर विंग के रूम में आई थी तब उसे विंग कहीं नहीं मिली थी। विंग इस हालत में नहीं है कि वो खुद से चल के कहीं जा पाए। इसी वजह से सबको समझ आ चुका था कि कोई ना कोई तो है जिसने विंग को किडनैप कर लिया है। एंड इसी वजह से पूरी महल में तहल-पहल मच चुकी थी और ये बात आग की तरह पूरी महल और महल के बाहर भी फैल चुके थे। जहाँ पे सारे लोग निकल चुके थे, सारे सैनिकों को निकाल दिया गया था विंग को ढूँढने के लिए, विंग की तलाश में। वही उस महल से कई किलोमीटर दूर, कहीं 100 किलोमीटर दूर एक छोटी सी कॉटेज में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी रूम में बैठी हुई कोई दवाई रेडी कर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी कोई छोटा मोटा हीलर होगी। तभी उसे अपनी दरवाजे में नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देता है।
वो अपने काम को छोड़ता है और जब वो अपने दरवाजे को खोलता है तभी अपने सामने के इंसान को देख के तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसने इस इंसान की इस टाइम पे यहाँ आने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। वो बाहर देखता है तो ऑलमोस्ट बहुत रात हो चुकी थी, 9-10 तो बज ही रहे होंगे। वैंचिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लान वांगजी तुम यहाँ? तभी वांगजी वेंचिंग की बात को काटते हुए कहता है, मेरे साथ जल्दी चलो। कहाँ पर? हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल गया। वेंचिंग उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो तुरंत ही अपने रूम में एक जो बैग वो हमेशा क्या हर जगह ले जाते हैं, उस बैग को उठाते हैं और वांगजी के पीछे जाने लगते हैं। वांगजी वेंचिंग के घर से थोड़ी दूर में एक छोटा सा घर में जाते ही वांगजी उस घर के अंदर चला आता है और उस डोर को ओपन कर लेता है। वांगजी की इशारा करते ही वेंचिंग भी अंदर आ जाते हैं, तभी वांगजी उस डोर को बंद कर लेता है। जहाँ उस रूम में घुसने के साथ ही वेंची की नज़र वहाँ पे उस बेड पे लेटा हुआ एक इंसान पे जाता है, जिसको उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कि ये इंसान उसे काफ़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। जब वो धीरे से उस इंसान के पास जाता है, उस रूम में जली हुई बस एक मोमबत्ती की लाइट से उसे उसका फेस नज़र आता है, जो बिल्कुल पेल पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल किसी फेरी टेल की प्रिंसेस जैसा। वेंचिंग को इतना भी समझ आ चुका था कि ये इंसान एक ओमेगा है। वेंचिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगती है, जिसके वो पूछना चाहता हो कि ये इंसान कौन है? ये तुम्हें कहाँ मिला? और ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? लेकिन वांगजी वो बस विंग की तरफ एकटक देखे जा रहा था। वेंचिंग गहरी सी सांस लेती है, वो अपने बैग को अपनी साइड में रखता है और उस इंसान के पास बैठते हुए उसकी नब्ज़ चेक करने लगती है और उसे पूरी तरीके से जाँच-पड़ताल करने लगता है। वांगजिंग वही खड़ा हुआ था और वेंचिंग को जो कर रहा था वो करते हुए देख रहा था। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस इंसान को बचा लो, प्लीज़ ठीक कर लो। चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पैसों की फ़िक्र मत करना, जितना पैसा खर्च क्यों ना हो, मैं सब करने के लिए राज़ी हूँ। तुम बस इस इंसान को ठीक कर दो। तभी वेंचिंग एक गहरी सी सांस लेती है। उसने विंग के हाथ को नीचे रखा था एंड वांगची की तरफ शांति से देखते हुए कहती है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का ट्रीटमेंट बहुत पहले से ही चल रहा है। ट्रीटमेंट चलाने से नहीं होता, जिस इंसान पे ट्रीटमेंट चल रहा है उस इंसान को भी अपनी पूरी हिम्मत दिखानी पड़ती है। अगर सामने वाला इंसान गिव अप कर चुका है तो तुम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं अपना 100% कोशिश ही क्यों ना कर लूँ। अगर ये इंसान नहीं चाहता कि वो ज़िंदा रहे तो फिर मेरी 1000 कोशिश करने की मेरी क्या, बड़े से बड़े हीलर बुला लो, उसकी 1000 कोशिश करने पे भी सामने वाला इंसान को बचाना मुश्किल है। तभी वांग जी तेज़ आवाज़ में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस इस इंसान को ठीक कर दो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर सकते हो वेंचिंग। वेंचिंग की गहरी सी सांस छोड़ते। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी को कैसे समझाए एंड वांग जी को समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वांग जी शायद ज़िद में है। वो शायद इस इंसान को बचाना चाहता है और शायद ये इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वेंचिंग आर्ग्यू नहीं करती, वो बस सिंपल अपने सिर को नोट कर देती है और वहीं पे बैठ जाती है। ऐसे ही विंग का ट्रीटमेंट चलने लगता है। वेंचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विंग के पास रहते हैं, विंग का देखभाल करते हैं, टाइम पे दवाई देती है, जो जो वो कर सकती है वो सब कुछ वो कर रही है। इवन उसने बहुत सारे नई टेक्निक भी पढ़ना शुरू किया है ताकि वो विंग के ऊपर वो आजमा सके। पहले 2-3 दिन तो विंग बिल्कुल वेंचिंग के सारे मेडिसिन एंड सारे टेक्निक को रिजेक्ट कर रहा था, विंग की बॉडी बिल्कुल नहीं ले रहा था, लेकिन 2 दिन बाद से विंग की बॉडी धीरे धीरे करके अडॉप्ट करने लगा था। वेंचिंग को थोड़ा बहुत होप दिख रहा था कि शायद शायद अब विंग को वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं है। विंग को अभी तक होश नहीं आया था, इसी वजह से वेंचिंग को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि विंग सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। उसके ऊपर नई टेक्निक का इस्तेमाल भी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि विंग की बॉडी अभी किस कंडीशन में है और वो वेंचिंग की ये नई टेक्निक अडॉप्ट कर पाएगा या फिर नहीं, नहीं पता। अभी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं विंग को यहाँ लाए हुए वांग जी को। वांग जी भी काफ़ी ज़्यादा टेंस था। उसे वेंचिंग पे पूरा भरोसा था, लेकिन उसे विंग पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वेंचिंग ने उसे बहुत बार समझा दिया था कि विंग ने अपने ऊपर से गिव अप कर लिया है। इस वजह से कभी-कभार विंग उसके मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लेता है, विंग की बॉडी उसकी टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कभी-कभार उसे रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से वेंचिंग को हर 2 दिन में अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। इसी वजह से वेंचिंग को कभी-कभार होप मिलता है, कभी-कभार डिसअपॉइंटमेंट। एंड वांग जी को भी धीरे-धीरे अभी हेल्पलेस फील होने लगा था, वो भी होपलेस होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्यों ऐसा कर रहा है? क्या सच में विंग को थोड़ा-सा भी उम्मीद नहीं है बचने का? विंग विंग इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है। शायद उसके पास जीने के लिए कोई वजूद नहीं है, लेकिन वांग जी वांग जी का तो पूरी ज़िंदगी का वजूद ही विंग है। अगर विंग ऐसा करेगा, अगर सच में विंग ऐसे अपने आप को ख़त्म कर देगा, तो वांग जी का क्या होगा? ये सारी चीज़ें वांग जी विंग को शायद समझाना चाहता है, लेकिन नहीं समझा सकता, क्योंकि सामने वाला इंसान उस हालत में ही नहीं है कि वो वांग जी की बातों को समझे। वे वांग जी बाहर बैठ के कोयला जमा कर रहा था, क्योंकि घर में रोशनी की ज़रूरत है, आग की ज़रूरत है। धीरे-धीरे ठंडी बढ़ रही है और रूम में गर्माहट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैचिंग ने बोला था कि पिंक की बॉडी में फ़ूड की बड़ी कमी है और उसकी बॉडी को हीट करने के लिए रूम को वार्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से वांग जी अभी बाहर बैठ के सारे कोयले को एक बास्केट में भर रहा था, जो उसने सुबह-सुबह ही लाया था। वांग जी यही सब सोचते हुए अपने काम किए जा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है, कुछ गिरने का।
वांग जी को पहले लगता है कि ये उसका वहम है, क्योंकि आस-पास उसके अलावा उसके और विंग के अलावा और कुछ नहीं है। वो तो बाहर है और अंदर विंग उस कंडीशन में भी नहीं है कि वो चल फिर पाए। तभी उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे क्लियर कट ये आवाज़ सुनाई दी थी, इसी वजह से वांग जी तुरंत अपने पीछे देखता है, जहाँ पे उसे विंग खड़ा दिखता है। उसने गेट ओपन कर रखा था और वो वहीं पे खड़ा हुआ था। वो उसने दीवार के सहारे अपने आप को टिका रखा था, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी उतनी ताकत नहीं थी। वो वही लॉन्ग राउंड के साथ वही खड़ा हुआ था एंड वांगची को देखे जा रहा था। विंग की फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल है। आज से पहले विंग को इतना ज़्यादा ब्लैंक वांगची ने कभी नहीं देखा था। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि उसके सामने जो नज़ारा है, सामने का जो सिनेरियो है, वो सच में है या फिर वो कोई सपना देख रहा है या फिर कोई हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि अभी विंग उसके सामने अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। हाँ, वो ठीक नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब था विंग का चेहरे का वो एक्सप्रेशन, जो अनरीडेबल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था वांगची को। वांगची अपनी जगह से धीरे से खड़ा होता है। वो एक पल के लिए भी विंग से अपनी नज़र को नहीं हटाया था, जैसे कि उसे डर हो कि अगर उसने अपनी नज़र को हटा लिया तो सामने का ये नज़ारा गायब हो जाएगा। सामने से ये विंग गायब हो जाएगा जो उसके सामने खड़ा हुआ है पूरे सेंस में। वांगची वांगची की गला सूख गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी काँपती हुई आवाज़ में विंग को बुलाता है। विंग। तभी विंग धीरे अपनी धीमी कदमों से वांगजी की तरफ आने लगता है। एंड जितना ज़्यादा विंग वांगजी के करीब आ रहा था, उतना ज़्यादा वांगजी को लग रहा था कि नहीं, ये शायद सच नहीं है। ये वो हेलुसिनेट कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी विंग वांगजी के बिल्कुल करीब आके रुक जाता है, बिल्कुल करीब। अभी उन दोनों में कुछ इंच का ही फासला था। तभी विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए अपनी उसी ड्राई कर्कश आवाज़ में कहता है, मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? वांगजी जो अभी भी अपनी ख्यालों में था, जो शायद अभी भी सोच रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, वो अभी भी टक एक टक विंग को देखे जा रहा था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी की आंखों में आंखें डालते हुए उसी सेम टोन में कहता है, एक ब्लैंक खाली आवाज़ में, क्या हुआ? तुम बता क्यों नहीं रहे कि मैं कहाँ पर हूँ? तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? वांगजी जिसे फाइनली जब रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो कोई सपना नहीं देख रहा है, विंग सच में उसके सामने है, उसके सामने खड़ा हुआ है। तभी वांगजी अपने हाथ को अपने कपड़े में साफ़ करता है और अपने काँपते हुए हाथों से विंग के गालों को टच करने की कोशिश करता है। लाइक उसे अभी भी डर हो कि टच करने के साथ ही विंग धूल के साथ गायब ना हो जाए। वो फाइनली विंग को टच करता है और विंग की दोनों गालों को अपने हाथ से छूते हुए जब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये इंसान सच में उसके सामने है, तब वांगजी जिसकी आँखें बिल्कुल भीग चुके थे, वो तुरंत ही विंग को टाइटली हग कर लेता है। इतनी ज़ोर से उससे हग कर लेता है जैसे कि वो विंग को कहीं नहीं जाने देना चाहता। वो अपने पास ऐसे ही विंग को रखना चाहता। विंग वो अभी भी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने देख रहा था, जहाँ पे वांगजी ने उसे बहुत टाइटली हग किए रखा था। उसने अभी भी वांगजी को पकड़ा नहीं था। तभी वांगजी विंग की टाइटली हग करते हुए विंग के बाल को सहलाता है और उसके पैर पे मल्टीपल टाइम किस करते हुए उसे और भी टाइटली हग कर लेता है। वांगजी ने अभी भी एक शब्द नहीं बोला था। वो बस विंग को ऐसे अपने चारों तरफ पकड़ते हुए, उसे किस करते हुए अपने इमोशंस ज़ाहिर कर रहा था, जैसे कि उसे लग रहा हो कि विंग ऐसे उसकी बात बिन एक्शन से, उसके किस से, उसके टच से समझ पाएगा कि वांगजी क्या बोलना चाहता, कि उसने विंग को कितना ज़्यादा मिस किया। विंग ऐसा कैसे कर सकता है? वो सॉरी है, ऐसा कुछ। विंग जो वही ब्लैंकली खड़ा हुआ था और विंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाते हुए देखकर वांगजी थोड़ा-सा विंग से दूर होता है और विंग की तरफ देखना है, जहाँ पे विंग का एक्सप्रेशन में थोड़ा-सा भी चेंज नहीं आया था। तभी विंग उसी प्लेन टोन में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लान वांगजी, क्या तुम्हें सब कुछ मज़ाक लगता है? जब मैंने तुमसे बोला था कि प्लीज़ मुझे लेकर भाग जाओ, चलो हम कहीं दूर चलते हैं इन सारी चीज़ों से दूर, तब तुमने बोल दिया कि तुम अपनी किंग को बिट्रेल नहीं कर सकते, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बस तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तो अभी इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? क्या मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए कोई टॉय की तरह है? जब मर्ज़ी तुम उसके साथ खेल सकते हो, जब मर्ज़ी उसे इग्नोर कर सकते हो और फिर से जब तुम्हारा मन करे तुम उसके साथ खेलने आ सकते हो। वांगजी जिसने अभी भी विंग के गालों को पकड़ा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, जैसे कि वो अभी रोने वाला है। विंग की हर एक बात उससे उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसे पता है कि वो डिज़र्व करता है। उसने विंग को इतने हद तक हर्ट किया है कि विंग की ये सारी बातें भी उसके लिए कुछ नहीं है। ये सारी बातें भी बहुत कम है। उसे तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन लेकिन विंग वो बिल्कुल डन हो चुका था। वो सब चीज़ से उबर चुका था और उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, ना अपने लाइफ से, ना किसी से और ना ही लान वांगजी से। वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिर से मेरे इमोशंस के साथ खेल सकते हो तो मैं तुम्हारी जाने के लिए बता दूँ लान वांगजी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बार तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार ये विंग बेवकूफ़ नहीं बनेगा। विंग जो वहाँ से साइड से जाने ही वाला था, तभी वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ करते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी विंग वांगजी की तरफ उसी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहता है, बहुत दूर, इतना दूर कि फिर से तुमसे कभी ना मिलूं। तभी वांगजी
विंग को पकड़ता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। अब विंग सीधा देख रहा था, उसे वांग जी नहीं दिख रहा था, वांग जी चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके आंखों में जमा हुआ वो आंसू नहीं दिख रहा था, उसके फेस में वो पेन नहीं दिख रहा था। उसे जो दिख रहा था अपनी के सामने की वो खाली जगह, जो शायद उसके इस अंदर की खालीपन को दर्शा रहा था। तभी वांग जी विंग को हग करते हुए कहता है, वो पल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, बहुत मुश्किल था जब मैंने आपको किसी और के साथ देखा था। आप किसी और के साथ शादी के मंडप में थे और कुछ पल के अंदर किसी और के हो जाने वाले थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक था जब मैंने आपको खून में लिपटा हुआ वहाँ पे गिरा हुआ देखा था। मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरा दुनिया ही उजड़ चुकी है उस तरीके से आपको देखकर। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं फिर से अपनी गलती दोबारा वापस रिपीट नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए फ्रेंड्स। तभी वांग जी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अबे इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मुझ पे ये सारी बातें काम नहीं करने वाला। तभी वांग जी विंग को और भी टाइटली हग करते हुए धीमी सी आवाज़ में कहता है, उस दिन आपने पूछा था ना, क्या कभी प्यार था मुझसे, या थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते थे? हाँ, बहुत था, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्यार करते हुए इसी वजह से आपको ऐसी ज़िंदगी में नहीं देख सकता। आप बहुत नाज़ों से पाला गया है प्रिंस, ऐसी ज़िंदगी आपके लिए नहीं है। तभी वे अपने आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए एक बिटरली हंसते हुए कहता है, हाँ, अभी इन सारी बातों का क्या मतलब है? अगर मेरी ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों अभी तुम मेरे साथ यहाँ खड़े हो और क्यों मुझे ये सारी बातें बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी इन सारी बातों का क्या मतलब है? अभी अचानक से क्या हो गया? अचानक से तुम्हें ऐसा क्या महसूस हो गया कि तुम्हें मेरी फ़िक्र होने लगी और तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगे? ओह! तुमने तो बोला ना बहुत पहले से, बहुत प्यार है मुझसे। कहा था तुम्हारा ये प्यार जब मैं तुम्हारे सामने तड़प रही थी। ये बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे लेके चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो कहीं दूर भाग जाते हैं या ये सब छोड़ के चले जाते हैं। जब मैं सच में तुम्हारे साथ भागना चाहता था तो कहाँ था तुम्हारा वो प्यार? बताओ। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी वो वो बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। शायद उसके पास जवाब है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। वो विंग को समझा नहीं पा रहा है, पर कैसे समझाए कि विंग वो प्रिंस है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आएगा। वो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी बात होगी, लेकिन वांग जी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वो ऐसे ही कुछ भी करके विंग की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अभी वांग जी वहाँ से विंग को निकाल के ले आया है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि वो जगह विंग के लिए अभी सेफ़ नहीं रहा। विंग का घर ही विंग के लिए मौत का कारवार बन चुका है और इसी वजह से शायद अभी वांग जी ने विंग को वहाँ से लेके आया है अपने पास, बहुत दूर। वांग जी को नहीं पता क्योंकि वो कब तक विंग को यहाँ अपने पास छुपा पाएगा, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। वांग जी बिल्कुल खामोश था। वांग जी को खामोश देखकर विंग हंसते हुए कहता है, "हाँ, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मुझे बहुत अच्छे से पता है, नहीं है। कैसे होगा? तुम लायर हो, झूठे। तुम झूठे हो और तुम्हारी ये आँखें, ये और भी ज़्यादा झूठे। हमेशा झूठ बोलते आए हैं मुझसे। हमेशा मुझे ये ख्वाब दिखाते आए हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मेरा वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का सपना देख सकता हूँ।" ऐसा कहते हुए वो वांग जी की आँखों में देखने लगा। उनकी आँखों से आँसू तो बहे जा रहे थे, लेकिन उसकी फेस में एक अजीब-सी स्माइल थी, एक कड़वाहट जो शायद वांग जी को मॉक कर रहा था उसकी हरकतों की वजह से। वांग जी जो विंग की आँखों में देख रहा था, वो अपनी आँखों को झुका लेता है और एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस, मैं बस आपको ये सब समझा नहीं सकता। क्यों समझा नहीं सकते? क्यों नहीं समझा सकते? मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे सामने। बताओ मुझे, जितना समय लगे तुम समय लगा के मुझे बताओ, मुझे समझाओ कि तुम्हारी इन सारी हरकतों की मतलब क्या है? मुझे समझाओ, मुझे समझाने की कोशिश करो। तुम्हारी ये राजपाट, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ये लॉयल्टी, मुझे समझाओ वांग जी। ऐसा कहते हुए वांग वो अपनी मुट्ठी से वांग जी के चेस्ट पे हिट करने लगा। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसे हिट कर रहा था, लेकिन वांग जी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग की आँखों में देखते हुए फिर से कहता है, मैं आपको नहीं समझा सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों नहीं समझा सकते तुम? क्यों नहीं समझा सकते? जब मुझे रिजेक्ट करना था तब तो अच्छे से समझा दिया था। सीधे शब्दों में समझा दिया था कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए मैं बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो तब ये क्यों नहीं समझा सकते मुझे? जब बोल सकते हो कि मुझसे प्यार करते हो तो क्यों नहीं समझा सकते? क्यों नहीं समझा सकते? ऐसा कहते हुए वो वांग की कॉलर को पकड़ते हुए उसे हिलाने लगा, तभी वांग जी विंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है। मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी विंग वांग जी के चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। मैं ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकता। बहुत नफ़रत करता हूँ तुमसे। आई हेट यू वांग जी, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुम्हें अपनी आँखों के सामने तक नहीं देखना चाहता। आई जस्ट हेट यू। चले जाओ मेरी आँखों के सामने से, चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस।
मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आखिरी बार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम पे बिलीव नहीं करता। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। आई हेट यू रानू वांग जी, आई हेट यू, आई हेट यू। विंग बार बार वांग जी को हेट यू तो बोल तो रहा था कि मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, लेकिन उसके एक्शन कुछ और ही बोल रहे थे। उसने अभी वांग जी के कपड़े को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और उसे बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि वो नहीं चाहता, वो अपने शब्दों को मीन बिल्कुल नहीं करता। हेट करता है? ये पॉसिबल है क्या? विंग कभी भी इस इंसान को हेट कर सकता है और ना ही कभी इस इंसान को अपने से दूर कर सकता है। जब तक विंग की बॉडी में जान है तब तक तो बिल्कुल नहीं। अभी हमें वेंचिंग को दिखाया जाता है जिसने विंग को मेडिसिन दे दिया था और विंग मेडिसिन की डोज की वजह से गहरी नींद में सोया हुआ था। वांग जी बाहर था और कुछ काम कर रहा था। तभी वेंचिंग चुपचाप वांग जी के पास आके बैठ जाता है और वांग जी को घूरने लगता है, जो देखकर वांग जी को समझ आ चुका था कि वेंचिंग को शायद अभी बात करनी है। इसी वजह से वो वेंचिंग को फुल इग्नोर करते अपने काम करने लगता है। हाँ, वेंचिंग को बात करनी है ना, इसी वजह से वेंचिंग गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ तुमसे बात करने के लिए और तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। सीरियसली रणवांग जी? हाँ, जो भी हो, मुझे पहले बताओ कि ये इंसान कौन है? इतने हफ्तों से मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और तुमने अभी तक मुझे इसका नाम भी नहीं बताया। मुझे बताओ कि ये कौन है और तुम यहाँ इसे कहाँ से लाए हो? मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इसने कुछ ही टाइम के अंदर इतना ज़्यादा रिकवर कैसे कर लिया और अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर रहा है। उसे होश आएगा इतनी जल्दी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसे होश आ गया, ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अपने पेशेंट का नाम तक नहीं जानता, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात है एक डॉक्टर के लिए। इस वजह से चुपचाप मुझे इसका नाम और पता बताओ। कहाँ से उठा के लाए हो इसको? तुम्हें पता भी है इसका नाम? ऐसा कहते हुए वो हज़ारों सवाल वांग जी से कर रहे हैं, लेकिन तभी वांग जी जो वहाँ पे खामोशी से बैठा हुआ था, वो पेंचिंग की बातों का बस एक सिंपल सा जवाब करता है, प्रिंस वी वुशियन, यही है उनका नाम। जो सुनते के साथ ही जो वेंजिंग चपड़-चपड़ किए जा रही थी, उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाता है, मतलब जो जितनी बातें थी उसके गले में ही रुक जाता है और उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। उसे तो 1 सेकंड के लिए ये समझ नहीं आता कि उसने सही भी सुना है कि नहीं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। प्रिंस वी वुशियन, प्रिंस वी वुशियन। वेंजिंग शॉकिंगली अपनी जगह से खड़ा होता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। तुम सीरियसली वांगजी? तुमने हमारा हमारा प्रिंस वी वुशियन को किडनैप करके लाए हो? तुमने ये सब कब किया? 1 सेकंड, तुम तो वहाँ पे रॉयल गार्ड थे ना? इसी वजह से तुमने प्रिंस विभूषण को किडनैप किया है ताकि तुम राजा से उनकी प्रॉपर्टी मांग सको? क्या तुम्हें हमारे राज्य का राजा बनना है वांग जी? ऐसा कहते हुए वो डिसबिलीफ से वांग जी की तरफ देखने लगा, जहाँ पे वेंचिंग की एनोइंग सी बातें सुनकर वांग जी डिसबिलीफ में वेंचिंग को देख रहा था, जैसे कि वो पूछा जाता हो, सीरियसली वेंचिंग? तो वेंचिंग वहाँ पे बैठता है और वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना ये कितना ज़्यादा रिस्की है। अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम कोई और भी टेक्निक आजमा सकते थे, लेकिन तुमने प्रिंस को किडनैप कर लिया। तुम्हें पता है अगर तुम पकड़ा गए तो सीधा धड़ तुम्हारे धड़ से सिर को अलग कर दिया जाएगा, सीधा मौत की सजा या मौत दिया जाएगी। तुम्हें समझ भी आ रहा है? ऐसा कहते हुए वो अपनी वॉइस को दबाते हुए वांग जी को बोला, जैसे कि उसे डर हो कि आसपास की पेड़ पत्तियां भी उसकी बातें ना सुन ले और राजा को ना पता चल जाए कि वांग जी ने विंग को किडनैप कर लिया है। वो इतने हफ्ते से एक प्रिंस का ट्रीटमेंट कर रहा था, उनकी शाही बॉडी को उसने छुआ है। ओह माय गॉड! बेंचिंग से ये कितना बड़ा पाप हो गया है। बेंचिंग ये सब कैसे कर सकता है? यही सब सोचते हुए हैरान परेशान हो जा रही थी। तभी वांग जी बेंचिंग को शांत करवाते हुए कहता है, अगर तुम अभी अपना मुँह नहीं बंद करवाओगे तो मैं राजमहल जाके बोल दूँगा कि तुमने विंग को किडनैप किया है और अभी ट्रीटमेंट करके उससे शादी करके उस महल का रानी बनने का प्लान कर रहे हो। तभी बेंचिंग अपनी जगह से उठता है और गुस्से में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ऐसा नहीं बोल सकते। वैसे भी मैं भी एक ओमेगा हूँ। एक ओमेगा दूसरे ओमेगा से शादी कैसे कर सकता है? कुछ भी बोलते रहते हो। तभी वांग जी बेंचिंग की तरफ अपने सिर को टिल्ट करते हुए देखते हुए कहता है, क्यों नहीं हो सकता? लोग कुछ भी कर सकता है दौलत और शोहरत के लिए। और ये तो बस एक खूबसूरत ओमेगा है। वैसे भी मैंने सुना है कभी-कभार ओमेगास को ओमेगास भी पसंद आते हैं। तभी वेंचिंग अपने सिर को झटकाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से ओमेगास होते हैं, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे किसी अल्फा में इंटरेस्ट है, समझे? ऐसा कहते हुए वो वंशी की तरफ घूरने लगी, जैसे कि वो बोलना चाहती हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ये सब बोलने की। तभी वांग जी अपने हाथ को झाड़ता है और अंदर की तरफ जाने लगता है कि वेंची वांग जी के पीछे जाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुमने क्यों उस प्रिंस को उठा के लाए हो? तुम्हें पता है ना कि अगर राजा को पता चला कि तुम्हारी हालत क्या हो सकती है, तुम्हारे साथ-साथ मेरी हालत भी कितनी बुरी हो सकती है। तुम चाहते हो सच में इस एज में मर जाना? मेरी तो एज भी नहीं है ज़्यादा हुई है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं है, मैं इतनी जल्दी मर कैसे सकती हूँ? तभी वांग जी गेट के पास पहुँचने के साथ ही गेट को ओपन करता है और एक बार वेंची की तरफ घूरते हुए कहता है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा और अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो और शादी करके एक सुंदर सी लाइफ स्टार्ट करो, तो तुम भी अपना मुँह ना खोलो तो ही अच्छा है। ऐसा कहते हुए वो वेंचिंग के सामने अपने गेट की दरवाज़ा उसके मुँह के ऊपर बंद कर देता है और वेंचिंग वही हक्का-बक्का होके खड़ी रह जाती है। हाँ, सच में? ये इंसान सीरियस है? जब इस इंसान को मेरी ज़रूरत पड़ती है तब ये इंसान भागते-भागते मेरे पास आता है और अब देखो कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। वेंचिंग को एटीट्यूड दिखा रहा है। इस लान वांगजी का औकात ही क्या है? ऐसा कहते हुए वो वहीं पे खड़ी-खड़ी वांगजी को जितना मन में हो सके उतना ज़्यादा कर्स करने लगी। एंड जब उसका मन और पेट दोनों ही भर गया तब अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वांगजी अंदर जा चुका है और वो वेंचिंग कुछ भी क्यों ना बोले, वो नहीं सुनने वाला। इसी वजह से बेकर अपने मुँह को ना थकाते हुए वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है।
वेंचिंग की इन सारी बातों की वजह से वांग जी का सर बिल्कुल पक चुका था। वो कभी-कभार थक जाता है कि इस औरत का ज़ुबान इतना ज़्यादा कैसे चल जाता है? सीरियसली ये इंसान है या फिर बकबक करने वाली कोई मशीन? चैटर बॉक्स। जो भी हो, अभी वो विंग की तरफ देखता है जो बहुत ही शांति से सो रहा था। वो विंग के पास आता है और उसके बालों को ठीक करता है जो उसके फेस की तरफ आ रहा था। सोते हुए विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा से ही लगता है वांग जी को। विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा खूबसूरत उसने आज से पहले, आज या फिर फ्यूचर में कभी कुछ देख पाएगा, क्योंकि विंग से ज़्यादा खूबसूरत वांग जी को कुछ लग ही नहीं सकता है। न भी वो उसी सुंदर से चेहरे को निहार रहा था, जिस चेहरे को निहारते हुए वांग जी अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता था। ऐसे ही उनका दिन बीत रहा था। विंग अभी भी वांग जी से थोड़ा रूखा-सूखा सा रहता था। उससे ढंग से बात नहीं करता था, सीधे मुँह बात नहीं करता था। वो कुछ पूछता था तो हमेशा उल्टा जवाब देता था और हमेशा बोलता था कि वो उससे बहुत नफ़रत करता है, उसे जब भी मौका मिलेगा और जब भी ठीक हो जाएगा यहाँ से बहुत दूर भाग के चला जाएगा, वांग जी से बहुत दूर चला जाएगा। वांग जी तो यही चाहता था ना। लेकिन वांग जी बिल्कुल अपोज़िट, शांत रहने वाला बंदा भी विंग के सामने बोलने लगा है, हद से ज़्यादा। इतना ज़्यादा बोलने लगा है कि आज से पहले तो विंग ने भी वांग जी को इतना बोलते हुए नहीं देखा है। इस वजह से कभी-कभी तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। ये चीज़ तो वांग जी का बदला ही है। और दूसरा चीज़, पहले वांग जी कभी भी विंग को ओपनली अफेक्शन नहीं दिखाता, लेकिन अभी विंग जो पहले उसके साथ हरकतें करता था, सेम हरकतें वांग जी करने लगा था। जब मन चाहे तब उसे हग कर लेता था, जब मन चाहे तब उसके बालों को उसके कानों के पीछे टक करता था और जब मन चाहे विंग को किस कर लेता था। ये सारी हरकतें वांग जी के साथ करता आता था, वो सारी चीज़ें अभी वांग जी विंग के साथ कर रहा था। एंड शायद अभी विंग को फ़ील हो रहा था कि उस टाइम पे वांग जी को कैसा फ़ील होता था जब वांग जी के साथ विंग वो सारी हरकतें करता था। कैसे वांग जी के दिल में इमोशंस की तूफ़ान चल जाती थी और वांग जी अपने इमोशंस को 1% भी बयान नहीं कर पाता था। अभी विंग नाटक तो बहुत करता था कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उससे वांग जी का चेहरा भी नहीं देखना है, लेकिन इन सारी हरकत की वज़ह से विंग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता था। उसे भी मन करता था कि वो भी वांग जी को पकड़े, वांग जी को किस करे, वांग जी की बाहों में छुप जाए, लेकिन उसे अपना गुस्सा भी तो दिखाना है ना। वो भी गुस्सा है बहुत ज़्यादा, वो इतना ईज़िली कैसे मान सकता है? एंड आज भी कुछ अलग नहीं था। अभी वांग जी बेड पे बैठा हुआ विंग को खाना खिला रहा था और विंग मुँह बनाते हुए खाना खा रहा था, जहाँ पे विंग बार-बार मुँह बना रहा था एंड वांग जी विंग के हर एक फेशियल एक्सप्रेशन पे उसे किस किया जा रहा था और उसे खाना खिलाया जा रहा था। विंग को ये सारी पैम्परिंग अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो इतना ईज़िली कैसे मान ले? वांग जी जब उसे एक निवाला दे रहा था, तो वो अपने सिर को बार-बार घुमा रहा था जैसे कि उसे नहीं खाना। उसे वांग जी के हाथ का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। वैसे वो ऐसे नोक-झोंक के साथ, ऐसे खुरापाती के साथ वो लोग अपनी टाइम को एन्जॉय कर ही रहे थे, तभी वांग जी को अपनी गेट में बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उन दोनों की नज़र उनके घर के गेट पे जाता है। वांग जी उस खाने को वहाँ पे रखते हुए जब गेट को ओपन करता है, वहाँ पे वेंचिंग खड़ी थी, जो बहुत ही घबराए हुई और बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से साँस लिए हुए दिख रही थी। वांग जी शॉकिंगली और हैरानी से वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, "क्या हुआ? अभी तुम?" तभी वेंचिंग वांग जी की बात को कंटिन्यू करने के बिना ही उसे काटते हुए कहता है, "जल्दी, जल्दी प्रिंस को लेकर यहाँ से भागो। तुम्हारे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है, जल्दी जाओ यहाँ से।" वांग जी शॉक्ड हो जाता है, वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, "मतलब तुम्हारे?" तभी वेंचिंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और विंग की तरफ जाते हुए कहता है, "तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ। मैंने अभी बहुत सारे सोल्जर को यहाँ आते हुए देखा है। वो लोग तुम्हें पहले पकड़ लिए, इससे पहले तुम यहाँ से दूर चले जाओ, कहीं दूर, जंगल के रास्ते से कहीं दूर चले जाओ।" ऐसा कहते हुए वो वांग जी और विंग को पुश करने लगा। विंग बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी ऑलरेडी विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि शायद किंग और क्वीन को पता चल गया है कि विंग कहाँ पर है और उन्होंने ही सोल्जर भेजा है ताकि वो विंग एंड वांग जी को पकड़ सके। वांग जी 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करता, वो विंग को पकड़ता है और वहाँ से पीछे के जंगल के रास्ते से दूर जाने लगता है। वेंचिंग वांग जी के घर को लॉक कर देता है। वांग जी के जाते के साथ वही बैठ जाती है। वही हमें दूसरी तरफ विंग और वांग जी दिखाया जाता है, जो अपने जान लगा के भाग रहे थे। इतना तेज़ी से भाग रहे थे जैसे कि उनके पीछे मौत खड़ा हुआ है और उन्हें अगर अपनी जान बचाना है तो किसी तरीके से यहाँ से दूर भाग के जाना ही होगा। वांग जी और विंग बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रहे थे। विंग के शायद उतना ताकत नहीं था कि वो इतना तेज़ी से भाग सके। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका था, लेकिन वांग जी की स्पीड को मैच करना तो विंग के लिए पॉसिबल नहीं है ना। इस वज़ह से विंग बहुत जल्दी हाफ जाता है और गिरने ही वाला होता है कि वांग जी विंग को पकड़ लेता है और उसको अपनी बाहों में उठा के भागने लगता है। इससे वांग जी को तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन वो कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है वहाँ से तेज़ी से निकलने की। वो लोग उस जंगल को ख़त्म करने ही वाले थे, तभी विंग कुछ देखता है। उसके पीछे से बहुत ही तेज़ी के साथ एक तीर आके लगने ही वाला होता है कि वो वांग जी को साइड करने की इशारा करता है। वो देख के वांग जी जब साइड में होता है, वो तीर सीधा जाके वांग जी के कान को छूते हुए एक पेड़ पे लग जाता है। वो दोनों ही वहाँ गिर जाते हैं, जहाँ पे विंग नीचे गिरा हुआ था और वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसके बाहों में, अपनी बाहों में उसको समेट के रखा था। जहाँ पे वो उठने ही वाला था, तभी दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करते हुए कितने तीर आता है और आस-पास लगने लगता है। वांग जी तुरंत ही विंग को अपनी बाहों में कैच कर लेता है और अपने नीचे छुपा लेता है ताकि विंग को गलती से भी कोई भी तीर ना लग जाए। कुछ मिनट की खामोशी के बाद सब कुछ शांत हो चुका था। वहाँ पे जो तीर की बारिश चल रही थी वो रुक चुकी थी और तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी एक इंसान के चलते हुए उनकी तरफ आने की। वांग जी तुरंत ही अपने सिर को ऊपर उठाता है और अपने सामने के उस इंसान को देखते ही उसके हाथ-पैर ठंडे हो चुके थे। लेकिन उसने अभी भी विंग को अपने से अलग नहीं किया था और ना ही विंग को छोड़ा था। विंग जिसने अपने सिर को वांग जी की बाहों में छिपाया हुआ था, उसके कपड़े को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था, वो धीरे से अपने सिर को वांग जी के बाहों से निकालता है और अपने सामने देखता है। सामने
और कोई नहीं, उसका ब्रदर चैंग चैंग खड़ा हुआ था, जो एक नफ़रत के साथ वांग जी को देखे जा रहा था, जैसे कि वांग जी ने बहुत बुरा किया है, वांग जी ने धोखा दिया है और इसका सज़ा अभी वांग जी को मिल के ही रहेगी। जहाँ अपने ब्रदर को अपने सामने देखने के साथ ही विंग जो इतना घबराया हुआ था, उसका फेस 1 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए डरते हुए कहता है, काका। तभी जैंग चैंग की नज़र विंग की तरफ जाता है, जो वांग जी की बाह में सिमट चुका था। उसके ब्रदर को देखने के साथ ही जैंग चैंग का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है और वो अपने ब्रदर की तरफ जाते हुए कहता है, विंग डरो मत, तुम्हारा काका आ चुका है ना, अब मैं तुम्हें इससे बचा के लेके जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ अपनी तलवार को लेके आगे बढ़ने ही वाला था, तभी विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वांग जी के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग के एक्शन देखते ही वांग जी भी तुरंत ही खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो विंग को अपने सामने से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वहाँ पे बिल्कुल गट के खड़ा हो चुका था। वांग जी चाह के भी उसे हिला नहीं पा रहा था एंड विंग को इस तरीके से देखकर यांग चैंग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। वो अपनी तलवार को टाइटली पकड़ते हुए विंग की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो पूछना चाहता हो कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी विंग यांग चैंग की आंखों से आंखें मिलाते हुए कहता है, गगा आप गलत सोच रहे हो, इस इंसान ने आप लोगों को धोखा नहीं दिया है, मैंने धोखा दिया है आपसे। मैं ही वो थी जो इस इंसान के साथ भाग आया है कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, मैं वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और यहाँ जो मैं वांग जी के साथ हूँ अपनी मर्जी से हूँ। विंग की बात खत्म होते के साथ ही यांग चैंग हक्का बक्का हैरान होकर विंग की तरफ देख रहा था, जैसे कि विंग ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो यांग चैंग के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल परे था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वांग जी ने विंग को किडनैप किया है, विंग को लेके भाग गया है और ज़बरदस्ती विंग को अपने पास रखा है। लेकिन विंग की बात सुनते के साथ ही यांग चैंग हक्का बक्का होकर विंग की तरफ देख लगा। तभी यांग चैंग तेज आवाज़ में कहता है, वी वुशियान, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी विंग अपनी जगह से टस मत नहीं होता, उसके अचानक से चिल्लाने से उसका दिल काँप उठा था, वो थोड़ा सा काँप गया था, लेकिन वो अभी भी वही ढाल की तरह वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। काका आप लोग वहाँ मुझे मार्लो के साथ शादी करवा देते, जिस इंसान को मैं जानता भी नहीं हूँ, जिस इंसान से मैं प्यार भी नहीं करता, तो मैं उस इंसान से शादी कैसे कर सकता था। मैं तो उससे खुलेआम धोखा दे रहा था ना, इसी वजह से मैंने ये रास्ता चुना। मैं वहाँ से भाग आया, वांग जी के साथ भाग आया, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये ज़िंदगी चूज़ किया। मैं वहाँ से भाग आया, मैं वांग जी के साथ रहना चाहता था, इसी वजह से मैं वहाँ से बहुत दूर यहाँ आ गया। चैंग चैंग गुस्से में विंग को देखने लगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी इन सारी बातों का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनते के साथ ही एक का एक विंग जो वांग जी के सामने खड़ा हुआ था, वो अपने सिर को झुका लेता है। हाँ, उसे पता है कि क्या हो सकता है, उसने गलत किया है, उसे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। क्या जियांग चैंग इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तभी जियांग चैंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इतना ही प्यार था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तभी विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और उन सारी पल को याद करने लगता है जब उसने अपनी मदर को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था और उसकी मदर ने कैसे विंग को रिजेक्ट कर दिया था और ये भी धमकी दिया था कि वो उसकी उस लवर को मार डालेगा। विंग जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने बताया था, मैंने कोशिश किया था सबको बताने की और मैंने विंग को बताया था, लेकिन वो नहीं मानी, इसी वजह से मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो तुम मुझे तो बता सकते थे ना, मैं तुम्हारा गगा हूँ। विंग जो वहीं पे अपने सिर झुका के खड़ा हुआ था, वो उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उस टाइम पे वो हालत भी तो नहीं थी कि वो जियांग चैंग को इन सारी चीज़ों के बारे में बता सके, और जियांग चैंग के साथ उसका उतना अच्छा बॉन्डिंग भी कभी नहीं था जो विंग जियांग चैंग से ये सारी बातें बोल पाए, उसे ये सारी बातें बोल पाए कि वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है। तभी जियांग चैंग एक बिटरली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मतलब वो शादी के दिन पॉइजन तुम नहीं लिया था, तुम सुसाइड करना चाहते थे, वो भी इस इंसान की वजह से। तुम इस इंसान की वजह से अपनी पूरी फैमिली को भूल गए, अपनी किंग को भूल गए, अपनी गगा को भूल गए, अपने सिस्टर इन लॉ को भूल गए। हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तुम्हारे लिए ये इंसान बन चुका है विंग। तभी विंग अपने सिर को ऊपर उठाता है और अपनी ब्रदर की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ बन चुका है, कि इंसान मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तब ये इंसान था। उस बड़े से महल में आपको पता है मुझे कितना ज़्यादा अकेला फील होता था। मैं आपके पास जाता था, मैं क्वीन के पास जाता था, मैं किंग के पास जाता था, मैं आप लोगों से बात करना चाहता था, मैं आप लोगों से अपना फीलिंग शेयर करना चाहता था, लेकिन आप में से किसी के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं था, कभी नहीं था। तो मुझे आप बताइए, जिन लोगों के पास मैं बचपन से लेकर अपनी छोटे छोटे फीलिंग्स तक शेयर नहीं कर पाया, उनके को कैसे बता पाता कि मैं किसी इंसान से प्यार करता हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। फिर भी मैंने गर्स दिखा था, मैं क्वीन के पास गया था ये बोलने के लिए कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जब मेरी मदर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद रख सकता था। गगा
हाँ, शायद आप बोल सकते हो कि मुझे रिश्ते का क्या पता है, मुझे दुनियादारी का क्या पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना ज़्यादा कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। चाहे आप मुझे कुछ भी क्यों ना बोलें, आप मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लें, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता। और अगर आप अभी ज़बरदस्ती मुझे इसके साथ अलग रखने की कोशिश करेंगे, मुझे अलग कर देंगे, तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, लेकिन मुझे इस इंसान से अलग नहीं कर सकते। मैं इस इंसान के साथ सोल टू सोल जुड़ चुकी हूँ। और अब फिज़िकली हम दोनों को अलग कर सकते हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली कभी अलग नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए वो आंटी के सामने के खड़ा हो चुका था। चैंग चैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपने ब्रदर को देख रहा था। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तो विंग एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये सारी हरकतें बचकानी है, तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मेरी ये सारी हरकतें बचकानी है, मुझ में बचपना भरा पड़ा है, लेकिन कम से कम मैं इस इंसान के साथ प्यार तो महसूस कर पाता हूँ। कोई एक इमोशन तो है जो मैं इस इंसान के साथ फ़ील कर पाता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ तो वो भी फ़ील नहीं कर पाता। जब भी आप लोगों के पास जाता हूँ, बस डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जिससे मैं उभर चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा महल, इतने सारे लोग, इतने सारे नाम, इतने सारे जॉश, इतने सारे पैसे, दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस शांति चाहिए, जहाँ मैं अपने अपने एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, और एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है कि 4 लोग क्या बोलेंगे। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, हर चीज़ में मुझे जज करेंगे। इन सारी चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ और इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ। जियांग चैंग, जो अभी विंग की तरफ देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, वो अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लेता है, अपनी तलवार को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। उसके बाद अपनी आँखों को खोलता है और शांति से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि हमने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें हमारे फैमिली का नाम नहीं चाहिए, तुम हमारी फैमिली से निकलना चाहते हो, ठीक है, निकल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। तुम ऑलरेडी हमारी फैमिली के नाम के साथ जुड़े हुए हो, और बस एक ही चीज़ है जिसे तुम्हें हमारी फैमिली के नाम से अलग कर सकता है। विंग, जो अपने ब्रदर की तरफ ही देख रहा था, चैंग चैंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मौत, तुम्हें मरना होगा, और मरने के बाद ही तुम हमारी फैमिली के नाम से निकल सकते हो। जो सुनते के साथ ही वांग जी, जो विंग के पीछे खड़ा हुआ था, वो तुरंत ही विंग को अपने पीछे करता है और विंग को सामने से हक कर लेता है, ताकि चैंग चैंग विंग को हार्म ना कर सके। तभी चैंग चैंग अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ता है और उसे उन दोनों की तरफ फेंक देता है, जो सीधा वांग जी के शोल्डर से हिट करते हुए एक साइड में जाके गिर जाता है। ये सारी चीज़ें कुछ सेकंड के अंदर हुआ था, इस वजह से विंग का ब्रेन बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाया था। वो शॉक्ड हो चुका था, और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वांग जी, उसके कंधे के जो कपड़े हैं वो पूरे खून से भीगने लग गए थे, और विंग तुरंत ही अपने हाथों से वांग जी के शोल्डर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, जहाँ से खून बह रहा था। जब जियांग चैंग अपनी लाउड वॉइस में कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, और खबरदार मेरी आंखों के सामने आने की भी कोशिश मत करना। अगर हम में से किसी ने भी तुम्हें फिर से देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम जिंदा बच के भागने के मौका नहीं मिलेगा। चले जाओ तुम दोनों। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ अपना बैग मोड़ लेता है, जहाँ पे वांग जी जैंग चैंग की तरफ हैरानी से देखने लगता है, और विंग, इसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और उसके आंखों से आंसू टप टप करके गिरने लगा था। चैंग चैंग के इस एक्शन का मतलब विंग को समझ आ चुका था। उनकी फैमिली के लिए विंग मर चुका है। विंग वहीं पे बिल्कुल जम चुका था, वो पत्थर की तरह बस चैंग चैंग को देख रहा था। तभी वांग जब अपने सेंसेस में वापस आता है, वो विंग के फेस को टैप करता है और उसे रियलाइज़ करवाता है कि अभी उसे जाना है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग को उस तरीके से देखकर वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग कितना ज़्यादा दुख में है। उसके सामने उसकी फैमिली पड़ा हुआ है, और पास में उसका प्यार। उसे किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, जो चीज़ विंग के लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। उसे कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा, और विंग ने पहले ही चूज़ कर लिया है। उसने वांग जी को बहुत पहले से ही चूज़ कर लिया है। वो एक और बार अपनी गगा की तरफ देखता है और अपनी उसी काँपती हुई आवाज़ में कहता है, गुड बाय गगा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा, आई लव यू। और ये बोलते के साथ ही विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो बस भाग के जा रहा है। वो इस पल से भाग रहा है, उस इंसान से भाग रहा है जो उसका फैमिली का हिस्सा है, उसका फैमिली। अगर अभी वो वांग जी के साथ भाग जाएगा, तो शायद वो उसे अपनी फैमिली को पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ देना पड़ेगा। वो चाह के भी अपनी फैमिली के पास वापस नहीं लौट सकता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत पहले ही छोड़ चुका है, और अभी ये इंसान ही उसके लिए फैमिली है। वो भागते-भागते थक जाता है और एक जगह आके रुक जाता है, जहाँ पे उसका साँस फूल रहा था, और वो अपनी साँस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ देखने की मजबूर करता है। विंग, उसकी आँखों से अभी भी आँसू निकल रहे थे। वांग जी एक हल्की-सी वॉइस में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम चाहते तो अपने फैमिली के पास वापस लौट सकते थे। तभी विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, नहीं,
मैं अपनी फैमिली को बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ, बहुत पहले, बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। अभी तुम ही मेरे प्रेज़ेंट और फ्यूचर हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। वांग जी अभी भी विंग की तरफ देख रहा था, जिसके फेस में एक छोटा-सा स्माइल था, जो देखते के साथ ही वांग जी के फेस में भी एक रिलीफ़ आ जाता है। उसे एक रिलीफ़ मिलता है कि शायद विंग ने ये मजबूरी में नहीं किया, ये बस वांग जी की वजह से नहीं किया। वो एक हल्की-सी शाय करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, "क्या तुम श्योर हो?" तभी विंग अपने सिर को नोट करता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, 100% श्योर हो। वही हमें दूसरी तरफ चियांग चियांग को दिखाया जाता है, जो अभी उसी जगह पे आया था जहाँ पर वांग जी और विंग खड़े हुए थे। वहाँ पे उसका स्वॉर्ड गिरा हुआ था, जिसको उठाते हुए उसकी नज़र उसके स्वॉर्ड पर जाता है, जहाँ पे वांग जी के खून का निशान लगा हुआ था और उसे उस तलवार पे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखते हुए वो अपनी हल्की वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, आई लव यू टू माई लिटिल ब्रदर। सो है एवरीवन, आई होप आपको ये फ़ैन फ़िक्शन अच्छे लगे। फ़ैन फ़िक्शन जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फ़िक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।